आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर ब्रांच। ब्रांच अकाउंटिंग। अब आप कहोगे सर ब्रांच का मतलब क्या है? तो सपोज कर लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड और ये दिल्ली में बिजनेस कर रही है। अब ये इस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसने क्या किया, एक जयपुर मार्केट में ब्रांच ओपन की। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये इनको गुड्स सेंड करेगा, मटेरियल भेजेगा और कैश भेजेगा। किसके लिए? ब्रांच में जो खर्चे हैं उसके लिए। ब्रांच गुड्स को सोल्ड करेगी और क्या करेगी, फिर कैश कलेक्ट करेगी। कैश कलेक्ट करने के बाद ये दिल्ली में कैश सेंड कर देगी। सो बेसिकली ये इस तरीके से एक्टिविटीज चलती रहेगी कुछ दिन तक। अब जब ये ब्रांच बड़ी ब्रांच हो जाएगी तो हेड ऑफिस कहेगा कि भाई आप अपनी वहां लोकल में भी परचेज करो अगर आपको सस्ता माल मिल रहा है, ठीक है, और अपनी बुक्स आप मेंटेन करो। सो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें टाइप ऑफ ब्रांचेज में, तो दो तरीके की ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में दो हो सकती हैं, इंडियन और फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच, उसमें फिर इंडियन ब्रांच हो सकती है और फॉरेन ब्रांच हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अब मेथड की बात करते हैं, या हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग फॉर, अगर हमें डिपेंडेंट ब्रांच की बात करें तो यहां दो मेथड काम करती हैं। एक मेथड है डेटर मेथड और दूसरी मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। डेटर मेथड में हम ट्रीट करते हैं ब्रांच एज पार्टी। पार्टी की तरह हम ट्रीट करते हैं या कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस कस्टमर को हमने क्या दिया और क्या लिया। ठीक है, सो अब हम पहले इसी को समझते हैं, स्टॉक एंड डेटर को और डेटर मेथड को, फिर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां दो चीजें और होती है।
एक तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, एक और होता है, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ मेंटेनिंग डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट्स। तो यहां पर भी दो मेथड आ जाती हैं, एक कॉस्ट मेथड और एक इनवॉइस प्राइस मेथड। कॉस्ट मेथड में क्या होता है, गुड सेंड किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस, और इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होगा, गुड सेंड किया जाएगा एट इनवॉइस प्राइस दैट इज एबव कॉस्ट प्राइस। मतलब इनवॉइस प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजते हैं, तो ये प्रॉफिट हम पहले से ऐड करके भेजते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट हमने कॉस्ट में जोड़ दिया है, तो वो इनवॉइस प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम डिपेंडेंट की बात करें, हेड ऑफिस की बुक्स में हम एक अकाउंट बनाते हैं, इस अकाउंट का नाम होता है ब्रांच अकाउंट। अभी हम बात कर रहे हैं डेटर मेथड की। ये ब्रांच अकाउंट हम बनाते हैं, वही सब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम देखेंगे कि पार्टी जैसे डेटर है, तो हम कहेंगे कि भाई आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, तो यह हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो यहां पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। हमने कितने का आपको गुड्स सोल्ड किया, यहां पर गुड्स सोल्ड नहीं होगा, इसका नाम आ जाएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो ये हम इसको आगे से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे GSTB। ठीक है, पार्टी से हमें कितना पैसा मिला, तो हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। एक तरह से ये ओपनिंग बैलेंस था ब्रांच का, इतना हमने गुड्स भेजा, इतने का पैसा हमें मिला, और इतना क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी नेट प्रॉफिट आएगी, और इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मान लीजिए मैंने ब्रांच को कुछ पैसे भेजे हैं, तो मैं पार्टी को जब पैसे दूंगा तो क्या लिखूंगा, पार्टी टू बैंक। तो ऐसे ही मैं ब्रांच को पैसे भेज रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, टू बैंक कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से बैलेंस निकाला था।
अब अगर मान के चलें ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका मतलब है ये नेट बैलेंस ब्रांच पे क्या है। इसमें कई चीज़ें कंसिस्ट हो सकती हैं, जैसे स्टॉक कितने का है, डेटर आपके इतने के हैं, कभी कभी फर्नीचर भी दिया रहता है तो हम कह सकते हैं कि फर्नीचर का बैलेंस ये है, और अगर कैश दिए तो कैश का बैलेंस ये है। तो इन सब का टोटल यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस में भी बता दिया जाएगा कि सर स्टॉक कितना है, डेटर इतना है, कैश ये है, फर्नीचर ये है। तो जब यहाँ हम फर्नीचर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम आफ्टर डेप। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो यहां पर 1000 है और ये 800 है, तो टेक्निकली 1000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 800 क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब है टेक्निकली 200 रुपये आपका लॉस डेप्रिशिएशन लग चुका है, डेबिट में 200 का इम्पैक्ट आया। तो आप अगर यहाँ पर 1000 ना लिखें, यहाँ पर 800 ना लिखें और नेट 200 लिख दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट प्रॉपर तरीका ये है कि आप ओपनिंग लिखें और क्लोजिंग लिखें। इससे क्या समझ में आ रहा है कि नो एंट्री फॉर डेप्रिशिएशन टू बी recorded, only closing balance after debt to be recorded। ठीक है, यस। अब सपोज करिए ये कैश रिसीव्ड हुआ है, तो ये कैसे होगा ब्रांच में कैश रिसीव्ड? तो ब्रांच में देखा जाएगा कैश सेल हमारी कितनी है और कलेक्शन कितना है। चलिए मैं एक ब्रांच अकाउंट बनाता हूं। एक आप ब्रांच कैश अकाउंट बना लीजिए। अब मैं कहता हूं मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ये था, मैंने कैश सेल से इतना पैसा कलेक्ट किया, डेटर से मैंने इतना पैसा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हैं वो हमारे ये हो गए। ठीक है, और ये मैं कहता हूं कि ये पैसा कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए आप एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना लीजिए। आपका ओपनिंग बैलेंस जो ब्रांच में था वो आ गया। क्रेडिट सेल आपने यहां ले ली। इसके बाद हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो, और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये कलेक्शन आपका यहां आ जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन में दिया है कि डिस्काउंट अलाउड इतना है, तो जो डिस्काउंट है वो आप यहां लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि बैड डेट्स इतने हैं, तो बैड डेट्स आप यहां लिख दोगे। क्वेश्चन में दिया है कि सेल रिटर्न आपकी इतनी है, तो सेल रिटर्न भी आप यहां पर लिख दोगे।
अब यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है, क्या कि नो एंट्री टू बी रिकॉर्डेड फॉर bad debts, discount, sale return in branch account। क्यों नहीं रिकॉर्ड होना है? क्योंकि as these will reduce closing balance, so हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। और जब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे इससे हमारे सारे इफेक्ट चले जाएंगे। अब ये सपोज करो डेटर्स हैं, मैंने डेटर लिख दिए यहाँ पर, तो डेटर का कम बैलेंस लिखने से हमारा जितनी भी डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, नो एंट्री टू बी एंटर्ड, किस चीज के लिए? फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किए हैं इनकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, एज वी विल रिड्यूस क्या? कैश सेंड टू हेड ऑफिस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्रांच अकाउंट हम बनाते हैं, इस ब्रांच अकाउंट में जब हम ये स्टॉक है या डेटर है, जब हम इनके बैलेंस लिखते हैं तो ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिखते हैं, तो इनमें इन पॉइंट्स की एंट्री नहीं होती है। इसी कंसेप्ट से अगर आपकी कोई एबनॉर्मल लॉस हो रही है तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। नो एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर गुड्स लॉस्ट। ठीक है, हम गुड्स लॉस्ट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम ओनली क्लोजिंग स्टॉक टू बी एंटर्ड। ठीक है, सो ये हमने एक ब्रांच कैश अकाउंट बनाया, किसके लिए? ब्रांच कैश अकाउंट बनाया हमने ब्रांच के कैश के बैलेंस निकालने के लिए। और ये हमने डेटर अकाउंट बनाया। डेटर अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट द कलेक्शन और क्लोजिंग बैलेंस। ये ध्यान दीजिए कि पीटीआर में मैंने बताया कि बैड डेट्स या डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते, सेल रिटर्न की भी कोई एंट्री नहीं करते हैं। इसी तरीके से पीटीआर में मैंने ये बताया कि जो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है इनकी भी कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो कैश सेंट है, जो हेड ऑफिस को हम कैश भेज रहे हैं उसको उतना से कम कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हम इसकी वर्किंग करते हैं तो हम कहेंगे कैश सेल से पैसा कितना आया है, इतना, कलेक्शन कितना है, इतना, तो ब्रांच में इतना कैश है। इसमें से अगर एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे कर दिए हैं तो ये नेट बैलेंस बचा ना, तो नेट पैसा हमने दे दिया। अब अगर मैं इसमें ग्रॉस फिगर यहां लिख दूं, ये वाली फिगर, तो मुझे ये एक्सपेंडिचर की फिगर को डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ब्रांच अकाउंट का ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी टॉपिक का एक एडिशनल कंसेप्ट है, मैं वो बता दूं
कि सपोज करो मैंने ये अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन किया, यानी कि गुड्स हम सेंड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट जोड़ के। तो इसका मतलब है स्टॉक ये जो होगा वो हमारा किस पे होगा, इनवॉइस प्राइस पर। ये गुड्स सेंट होगा, ये भी किस पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी किस पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। तो जो इनके रिजर्व्स हैं वो इनकी अपोजिट साइड में डाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसी तरीके से जो गुड्स सेंट है तो अकाउंट का नाम होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जो लोडिंग है उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रिजर्व हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब सपोज करिए मैंने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न टू हेड ऑफिस होगा किस पे, इनवॉइस प्राइस पर होगा। तो इसकी भी लोडिंग हमारी यहाँ पड़ेगी। अकाउंट करना होगा यही, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये रिटर्न होगी जो रिटर्न है उस पर लोडिंग जो भी आएगी। सो फ्रेंड, लेट मी समराइज अगेन। डेटर मेथड में आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, जिस चीज़ का ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दें, जो गुड सेंट किया वो लिख दें, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख दें, और जो कैश कलेक्ट हो रही है वो लिख दें। अगर इनवॉइस प्राइस पर है तो जहाँ पर उस इनवॉइस प्राइस को लिखा है उसके अपोजिट साइड में उसका स्टॉक रिजर्व और लोडिंग लिख दें। अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है तो इसका रिजर्व इधर आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच यहाँ पर है तो इसका रिजर्व दूसरी तरफ आएगा। ऐसे ही अगर हमने कोई रिटर्न किया है तो उसकी लोडिंग उसके अपोजिट साइड में आएगी, और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी प्रॉफिट कहलाएगी, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अगर मैं अब जनरल एंट्रीज बनाऊं, सो डेटर मेथड की हम जनरल एंट्रीज बनाएं। सो पहली गुड्स सेंट टू ब्रांच, एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अगर ये इनवॉइस प्राइस पर है तो इसकी लोडिंग गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय, अगर मैं हेड ऑफिस की बात करूं तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कैश सेल, क्रेडिट सेल की मुझे कोई एंट्री नहीं करनी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। पांचवी, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच की कोई एंट्री नहीं करनी है। छठवीं, बैड डेट्स, डिस्काउंट, सेल रिटर्न
इसकी भी कोई एंट्री नहीं करनी है। सातवीं गुड्स लॉट्स, इसकी भी कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है, इनके इम्पैक्ट क्या है? ये आपका क्लोजिंग कैश को रिड्यूस कर देगा, ये आपके क्लोजिंग डेटर को रिड्यूस कर देगा, और ये आपके क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और जब आप ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट के साथ आएगी। इसी तरीके से डेप्रीसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स, इसकी भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी, और ये क्या करेगा? आपके रिड्यूस कर देगा ब्रांच की फिक्स एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी कोई बात जो हम बताना चाहें? ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक का जो रिजर्व है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसी तरीके से अगर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है तो इसकी एंट्री जो गुड्स सेंड की होती है उसकी अपोजिट हो जाएगी। और इसकी फिर जो लोडिंग है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन रिटर्न, वो ये हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप और समझें। लोडिंग ऑन रिटर्न्स, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हो गया, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हो गया, रिटर्न्स की लोडिंग हो गई। 12वीं एंट्री, बैलेंस ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांच अकाउंट जो सेंड किया है, तो टू ब्रांच अकाउंट जो आपने रिटर्न किया है। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपने सेंट इनवॉइस प्राइस पे किया है तो इसकी लोडिंग यहाँ बनेगी टू ब्रांच अकाउंट, और फिर रिटर्न की लोडिंग यहाँ बनेगी बाय ब्रांच अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम अगर समझें तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ये आ जाएगा।
ठीक है जी। तेरहवां पॉइंट, sometime closing stock at branch not given, but detail about sale price and invoice price गिवन होती है। तो हम क्या करेंगे, देन हम एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लेंगे। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लिया हमने। किसी पे बना लीजिए। अगर आप एट कॉस्ट प्राइस बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पर। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पर। यहां पर फिर क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस इन्होंने कहा कॉस्ट प्राइस प्लस 20% है, तो यानी कि इनवॉइस प्राइस आपकी 120 है, और सेल प्राइस वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस प्लस 50% है, यानी कि सेल प्राइस आपकी 150 है। ठीक है, तो आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी सेल वैल्यू है इंटू 100 अपॉन 120 करेंगे, 150 करेंगे, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। सो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। भाई इतने का गुड्स भेजा था, इतने का ओपनिंग स्टॉक था, इतने का तुमने गुड्स भेजा है और इतने का गुड्स तुमने सोल्ड कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो ये कॉस्ट प्राइस की जगह इनवॉइस प्राइस हो, तो फिर तुम्हें कॉस्ट प्राइस की जगह क्या निकालना है, तुमको इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो फिर 100 की जगह तुम क्या लिखोगे, जो सेल प्राइस है उसकी तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, जो सेल वैल्यू है उसकी सॉरी इनवॉइस प्राइस निकालनी है। तो फिर तुम करोगे सेल इंटू 120 अपॉन 150, तो फिर ये कॉस्ट प्राइस की जगह क्या निकलेगा, इनवॉइस प्राइस निकलेगी गुड्स की। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि तुम बना क्या रहे हो, लेकिन ये बनाना कब पड़ेगा, जब तुम्हारे पास डिटेल अबाउट सेल प्राइस, यानी कि सेल प्राइस कैसे बनी है, कितना प्रॉफिट है, वो सब दिया हो उसमें। ठीक है, तब आप निकाल सकते हो। सो फ्रेंड, ये हमारी पूरी डेटर मेथड थी जो मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांच में ही स्टॉक एंड डेटर मेथड समझाता हूं। ठीक है, जब हम स्टॉक एंड डेटर की बात करते हैं तो हमें ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर अलग अलग बनाने पड़ते हैं, और जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग बनेगा तो फिर इसमें स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि इसमें गुड्स लॉस्ट की इंफॉर्मेशन आएगी जो कि डेटर मेथड में नहीं आती थी।
मैं एक सेफर साइड के लिए ब्रांच कैश अकाउंट भी बना रहा हूँ। ये मैंने मेन अकाउंट बना दिए जो हमें स्टॉक एंड डेटर में बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गुड्स एंड टू ब्रांच भी कभी कभी बनाना पड़ता है, तो वो बना सकते हैं। मेनली ये अकाउंट बनते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। चलिए अब देखिए, जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका यहां पर आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस यहां पर, और क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस यहां पर। अगर कोई कैश आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग कैश यहां पर, क्लोजिंग कैश यहां पर। ठीक है, अब गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ये एंट्री होगी गुड्स एंड टू ब्रांच की। अगर कैश सेल हुई है तो बाय ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो हम लिखेंगे ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, अब डेटर से जो कलेक्शन हुई है, पैसा तो ब्रांच में आएगा। अगर डेटर को हमने कोई बैड डेट्स या डिस्काउंट दिया है, अब ये बैड डेट्स डिस्काउंट या तो हम एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, और या हम डायरेक्ट P&L में डाल सकते हैं, जैसे आपको करना हो। अगर हम एक्सपेंसेस में डालेंगे तो हम लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स, और अगर हम डायरेक्ट P&L में डालेंगे तो हम सीधा लिख सकते हैं टू बैड डेट्स या टू डिस्काउंट। ठीक है, अगर हेड ऑफिस ने कुछ पैसा दिया है या हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे पे किए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यस। अगर हमारी सेल रिटर्न हो रही है तो सेल रिटर्न में ब्रांच डेटर्स यहां पर एंट्री कर जाएगी। ठीक है जी। अगर कोई चेक जो कलेक्शन का था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जो कलेक्शन की एंट्री थी वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना।
अब ब्रांच से जो पैसा मिला तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अगर कोई ब्रांच ने खर्चे पे किए तो वो ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। तो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच होंगे, तो यहां पर टू ब्रांच कैश लिखा जाएगा। फर्क ये देखिए, तो यहां लिखा है टू बैंक और यहां लिखा टू ब्रांच कैश। ये एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे किए, ठीक है। अब आप समझिए कि सपोज करिए मैं ये स्टॉक एंड डेटर कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहा था, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और वो सीधा हमारे ब्रांच P&L में चला जाएगा, ठीक है। सो ब्रांच P&L में हम बाय ब्रांच स्टॉक लिख देंगे। लेकिन अगर ये हम स्टॉक एंड डेटर इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन कर रहे होंगे तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा ये किस पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा वो किस पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। तो इनके अपोजिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम इनके रिजर्व लिखेंगे या लोडिंग लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग लिखेंगे हम। फिर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रिजर्व हम यहां लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप समझिए, अगर कोई आपका गुड्स लॉस्ट हो रहा है, अगर आपका कोई गुड्स लॉस्ट है तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जो आपका इनवॉइस प्राइस आ गई लॉस की, इनवॉइस प्राइस किसकी आ गई, जो लॉस हुई है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में तो ब्रांच स्टॉक करके आप क्या करें, उस लॉस पे जो लोडिंग है उसको तो यहां लिखें, और जो नेट लॉस है उसको यहां लिखें। मेरा कहने का मतलब, सपोज करो ये 2000 रुपये का मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया और जो इनवॉइस प्राइस थी इसमें 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि 500 रुपये तो मैं यहाँ लिखूंगा जो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और 1500 रुपये मैं आपके P&L में लिखूंगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे तो ब्रांच एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्रांच P&L में। तो ब्रांच P&L में ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा, ठीक है जी। अगर सपोज करो आपके ब्रांच स्टॉक में कोई बैलेंस आता है तो वो आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और ये कहलाता है सरप्लस। तो ये सरप्लस कब होगा, जब आपकी सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा होगी तब ये सरप्लस होगा। तो बाय ब्रांच स्टॉक से जो भी सरप्लस है वो यहां आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो इस तरफ बैलेंस आता है हम इस तरफ लिख देंगे। अब
ब्रांच एडजस्टमेंट को बैलेंसिंग करें और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर कर दें। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होती है। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे और ये आपका ये नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट आप पी एंड एल में, हेड ऑफिस पी एंड एल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब अगर गौर से देखें तो डेटर्स का मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए स्टॉक इन डेटर मेथड में, यानी कि कितना पैसा हमने सोल्ड किया है, कितना स्टॉक सोल्ड किया है और कितना हमने डेट्स या डिस्काउंट दिया है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कलेक्शन की फिगर नहीं दी थी, क्योंकि क्लोजिंग डेटर का हमें कोई यूज ही नहीं है पी एंड एल में निकालने में, स्टॉक इन डेटर मेथड में। अब इसमें नोटिस करने वाली एक बात है कि जो एंट्री हम डेटर मेथड में नहीं कर रहे थे वो एंट्री सारी यहाँ पर हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्रेडिट सेल की हम एंट्री नहीं कर रहे थे, कैश सेल की एंट्री नहीं कर रहे थे, यहाँ करनी पड़ रही क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में सारे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके पहले हम पीटीआर लिखवा देते हैं कि क्या पॉइंट टू बी रिमेंबर है और उसके बाद फिर हम आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी बताएंगे। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर, पहला पॉइंट, इफ बुक्स if goods sent to branch at cost price, then balancing figure of branch stock represent क्या करता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है एंड will transfer to branch P&L account. Number 2, for calculating profit we need only credit sale, bad debts, discount and sale return. That is, if collection from debtor or closing balance not given, we can still calculate profit। ठीक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम कुछ आपको ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी मैं आपको जनरल एंट्री समझा देता हूँ जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पहला गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट करेंगे और इसकी लोडिंग के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच को डेबिट करेंगे एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये इनवॉइस प्राइस होगी और ये इसकी लोडिंग होगी। ठीक है,
तो रिटर्न टू हेड ऑफिस के लिए जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, इसकी पहली एंट्री होगी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा, ये इनवॉइस प्राइस पे। और इसकी दूसरी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट होगा, और जो रिटर्न पर लोडिंग है उससे ही एंट्री हो जाएगी। ठीक है। तीसरी एंट्री कैश सेल या क्रेडिट सेल के लिए ब्रांच कैश से डेबिट करोगे कैश सेल के लिए, और ब्रांच डेटर को डेबिट करोगे क्रेडिट सेल के लिए टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, तो डेटर से कलेक्शन होगा तो पैसा आएगा ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर। पांचवी बैड डेट्स डिस्काउंट के लिए आप तो या तो बैड डेट्स अकाउंट को अलग, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करके ब्रांच डेटर को क्रेडिट करें, या आप ब्रांच एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर सकते हैं टू ब्रांच डेटर। ठीक है। तो एक एंट्री होगी, और फिर दूसरी एंट्री ब्रांच P&L में ये बैड डेट्स और डिस्काउंट आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है। छठवीं एंट्री सेल रिटर्न के लिए, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक आ जाएगा, ब्रांच डेटर से ब्रांच स्टॉक में एंट्री आ जाएगी। अगर किसी पार्टी से चेक मिला है वो डिसऑनर हो गया, तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच कैश, जो कलेक्शन की एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस टू बैंक, सॉरी पेज बदलना है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉमी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ब्रांच कहाँ से पे करेगी, ब्रांच अपनी ही कैश से पे करेगी, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। 10वीं ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे ब्रांच P&L में, तो ब्रांच P&L टू ब्रांच एक्सपेंसेस। कलेक्शन या कैश रिसीव्ड ब्रांच से कलेक्ट हो रही, तो पैसा आया तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच
कैश, ये पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब पैसा रिसीव हो गया, कैश सेल हो गई, डिस्काउंट हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, गुड्स लॉस्ट हुआ। अगर गुड्स लॉस्ट हुआ तो एंट्री करो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। यहाँ इनवॉइस प्राइस डालिए, यहाँ पर लोडिंग डालिए जो लॉस्ट हुई है, और यहाँ पर जो नेट कॉस्ट है वो डालिए, ठीक है जी। और सोचिए, बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक if debit side represent surplus, that is invoice price आपकी कम है सेल प्राइस से, एंड ट्रांसफर कर देंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक का डेबिट साइड अगर बैलेंस आ रहा है तो सरप्लस रिप्रेजेंट करेगा, और क्रेडिट साइड आएगा तो डेफिसिट रिप्रेजेंट करेगा। और क्रेडिट साइड तो वो डेफिसिट रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब इनवॉइस प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, ठीक है जी। फिर बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू ब्रांच P&L, एंड बैलेंस ऑफ ब्रांच P&L रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट, एंड ट्रांसफर कर देंगे टू हेड ऑफिस P&L अकाउंट। सो फ्रेंड, वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दी डेटर मेथड, कैसे चीजें मूव करेंगी, ठीक है, एंड ब्रांच स्टॉक मेथड, और हमने फिर इनकी जनरल एंट्री भी बताई, सब कुछ समझाया। ये बेसिक कंसेप्ट हैं ब्रांच के। इसके बाद अब हम फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे और फॉरेन ब्रांच पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच।